हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू फॉर इग्नू एंड डीओ एसओएल। तो इस चैनल पर हम प्रोवाइड कराते हैं इग्नू और डीओ के स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सोल्यूशन को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 17th एंड 18th सेंचुरी। इससे पहले हमने 14 टू 17 देखा था, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। ठीक है, हमने इससे पहले 14 से लेकर 17 सेंचुरी तक देख लिया है। अब हम देख रहे हैं 17th एंड 18 सेंचुरी। इसका सब्जेक्ट कोड अलग है, उसका सब्जेक्ट कोड अलग था। इसका सब्जेक्ट कोड है BEGC 107। ठीक है, तो आप उन दोनों वीडियोस में कंफ्यूज मत होना, इसमें और उसमें, और सेपरेट सब्जेक्ट कोड के बिहाफ पे वीडियोस को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इस सब्जेक्ट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन यही था, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। तो उन शॉर्ट नोट्स में से भी ऐसे पॉइंट्स उठाए हैं हमने जो बार बार पूछे जा रहे थे। ठीक है, जैसे कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, कैवेलियरी पोएट्री, ठीक है, प्रोलॉग टू लिसिडास, एलेगी, ठीक है, पोएटिक डिक्शन, नियो क्लासिकल पोएट्री। इन सभी पर हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, कैसे आपको आंसर लिखना है और किस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम करना है। ठीक है, तो शेक्सपियर ट्रेजेडी की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं हम। पहले हाइलाइटर ले लेते हैं, देन देखते हैं। ठीक है, तो शेक्सपियर की ट्रेजेडी की बात करें तो ये इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं आप बाय द डाउनफॉल ऑफ अ नोबल प्रोटैगनिस्ट हु इज यूजुअली फॉलोड इन सम सिग्निफिकेंट वे लीडिंग टू देयर इवेंचुअल डिस्ट्रक्शन। मतलब कि उनका इवेंचुअली जो है, उनको सिग्निफिकेंट तरीके से लिखा जाता है, उनका इवेंचुअल डिस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, ये प्ले करता है ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ फेट, फ्री विल। मतलब इनके जितने भी प्लेज होते हैं शेक्सपियर ट्रेजेडी के, वो ऐसे थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं जिनमें फेट होता है, फ्री विल होती है, ह्यूमन के कंडीशन की बात होती है। कॉम्प्लेक्स ऐसे कैरेक्टर्स आप देखेंगे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स मिलेंगे। उसमें इंटेंस तरीके से इमोशंस का यूज होगा, एक्सपीरियंसेस का यूज होगा। ठीक है, की एग्जाम्पल्स की इंक्लूड की बात करें तो मैकबेथ हो गया, ठीक है, ओथेलो, हैमलेट, ये बहुत ऐसे अच्छे खासे एग्जाम्पल हैं, बहुत ही ज्यादा, कि जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की खासियत को बताते हैं। ठीक है, और तो आपको इन एग्जाम्पल्स को जरूर लिखना ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कैवेलियर पोएट्री। कैवेलियर पोएट्रीज क्या होती हैं? वो रेफर्स करती हैं द वर्क्स रिटन बाय इंग्लिश पोएट्स हु वर लॉयल टू किंग चार्ल्स ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। तो जो सिविल वॉर था इंग्लिश का, उस टाइम पे जो एक पोएट था, इंग्लिश पोएट था, जो कि किंग चार्ल्स के लिए बिल्कुल लॉयल था, उसके थ्रू ये पोएट्री लिखी गई थी। ठीक है, ये जो पोएट्स हैं उसमें हो सकते हैं, उसमें इंक्लूड्स हैं रिचर्ड लोवेल्स, ठीक है, रॉबर्ट हेरिक एंड सर जॉनस डकिन। मतलब ये सभी ऐसे पोइट्स हैं जो इस मतलब किंग चार्ल्स के लिए बहुत लॉयल थे और उनके द्वारा ये लिखी गई हैं। तो ऐसी पोइट्रीज को हम कैवेलियर पोइट्रीज कहते हैं। ठीक है, एंड देयर पोइट्री इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स लाइट हार्टेड। उनका मतलब इस पोइट्रीज का क्या खासियत होती थी, ये बिल्कुल लाइट हार्टेड होते थे और एलिगेंट स्टाइल में लिखा गया था इनको। और ज्यादा से ज्यादा ये ग्लोरीफाई करते थे प्लेजर को, लाइफ के जितने भी प्लेजर होते थे ना, उसको ग्लोरीफाई करके इनके वर्क्स में दिखाया जाता था। ठीक है, तो ये होती है कवेलियर पोएट्रीज। नेक्स्ट आते हैं प्रोलॉग टू लिसिडस। देखिए, प्रोलॉग टू लिसिडस की बात करें तो ये प्रोलॉग जो है मिल्टन की लिसिडस जो है, ये सेट होती है एक टोन के थ्रू फॉर द सेवरल पोस्टल एलिगी दैट फॉलो। मतलब उसमें बहुत सारी एलिगी फॉलो करी गई है। ठीक है, जो इंट्रोड्यूस करती है पोयम को एज अ ट्रिब्यूट टू द पोएट्स फ्रेंड। जो पोएट का फ्रेंड था, उसके लिए ट्रिब्यूट की तरह एक तरीके से ये काम करता है। ठीक है, और ये जो प्रोलॉग है वो रिफ्लेक्ट करता है ऑन द ब्रेविटी ऑफ लाइफ एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, कि किस तरीके से डेथ की इनएविटेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, और मिल्टन का यूज जिसमें इसमें सेक्शन में उन्होंने एक्सप्रेस किया है, बहुत पर्सनल ग्रीफ के साथ साथ ब्रॉडर कंटेम्पलेशन को भी उन्होंने मोरालिटी के साथ कनेक्ट करते हुए बताया है कि कैसे नेचर ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट्स की होती है। तो ये चीज प्रोलॉग जो है ये लिसिडस में था। अब हम एलिगी देखते हैं। तो एन एलिगी इज अ रिफ्लेक्टिव पोएम दैट लेमिनेट्स द लॉस ऑफ अ पर्सन और समथिंग डीपली चेरिश्ड। मतलब ऐसा एलिगी क्या होता है कि एक ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जिसमें जो पोयम है ना, उसमें या तो किसी पर्सन का या किसी ऐसी चीज का जो है लॉस्ट दिखेगा आपको, उसका खोना या फिर मतलब उसका लॉस हो जाना, उसका नुकसान हो जाना, जिसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चेरिश किया गया हो, जिसकी बहुत तारीफें करी गई हो, मतलब जिसके बारे में बहुत चेरिश किया गया हो, वो चीज जब खो जा रही है या वो पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है उसको, तो वो चीज एलिगी कहलाती है। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल देते हुए बता सकते हो।
नेक्स्ट हम देखते हैं पोएटिक डिक्शन। पोएटिक डिक्शन क्या होता है? ये रेफर करता है टू द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन दैट पोएट यूज टू कन्वे देयर थीम्स एंड इमोशंस। की देखिए, पोएटिक एडिक्शन वो होता है जो रेफर करता है चॉइस ऑफ वर्ड्स को। ठीक है, कि आपको किस तरीके के वर्ड्स यूज करने हैं और एक्सप्रेशन किस तरीके का, स्टाइल किस तरीके का होगा आपके एक्सप्रेशन का। ठीक है, इन ट्रेडिशनल पोएट्री में बात करें तो ये ऑफन इन्वॉल्व होता है यूज ऑफ एलिवेटेड लैंग्वेज का यूज होना, मेटाफर्स का यूज होना। ठीक है, क्लासिकल एल्यूजन्स और डिफरेंशिएटिव पोएटिक जो लैंग्वेज होते हैं उसको एवरीडे स्पीच में यूज करना, ये पोएटिक डिपिक्शन होता है। However, regardless of style, the precision and canonization of words in poetry are crucial in shaping the reader's interpretation and emotional response। ठीक है, तो इसकी वजह से ही पोएटिक डिपिक्शन के यूज से ही एक तरीके से ये जो रीडर होगा उसके अंदर के कैसे इमोशंस जगेंगे, ये सभी चीज डिपेंड करती है। पोएटिक डिक्शन का मतलब आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये रेफर करता है कि आप चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे होंगे आपके, और जो आपके एक्सप्रेशन होंगे उसका स्टाइल क्या होगा। ओके, इन अ सिंपल वर्ड। और इन आंसर के साथ साथ आप अपने वर्ड्स का भी यूज करें ताकि आपका आंसर जो है बहुत एलिगेंट और अच्छा बन सके। ठीक है, नियो क्लासिकल पोएट्री की बात करें तो ये पोएट्री जो होती है जो 17 से 18 सेंचुरी तक लिखी गई है। ठीक है, जिसको इंस्पायर्ड कराया गया है क्लासिकल आइडियाज के थ्रू। ठीक है, जो हमारे एंशियंट ग्रीस था, रोम था, उस समय के आइडियाज, क्लासिकल आइडियाज जो थे उनसे जो इंस्पायर्ड हुए थे, वो न्यू क्लासिकल पोएट्री से जो 17 से 18 सेंचुरी तक लिखा गया है। ठीक है, और ये जो पोएटिक मूवमेंट था वो एम्फेसाइज करता है ऑर्डर को, हार्मनी को, रीजन को एंड रिस्ट्रेन करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप बता सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट अ डिटेल नोट ऑन मेडिएवल एंड मार्लोवियन ट्रेजेडी, गिव एग्जांपल। देखिए, मेडिएवल और मार्लोवियन ट्रेजेडी की बात करें तो ये इन्फ्लुएंस हुए हैं क्रिश्चियन मोरालिटी के साथ। जो प्ले होते हैं ऑफन डिपिक्शन द फॉल ऑफ अ ग्रेट पर्सन ड्यू टू देयर सिंस और मोरल। देखिए, डिपिक्शन में मतलब यहाँ पे यही है, मेडिएवल मोरालिटी में क्या देखेंगे आप, ट्रेजेडी जो होती है कि जो पर्सन होगा मतलब बहुत ग्रेट था वो स्टोरी में, और क्योंकि वो कुछ ऐसा काम कर देता है या कोई ऐसा पाप या उसका कोई ऐसा वो हो जाता है, कोई उसकी एक्शन ऐसे हो जाता है जिसकी वजह से उसका जो है फॉल हो जाता है, मतलब उसका बहुत ही ज्यादा डिपिक्शन हो जाता है, फॉल हो जाता है, तो वो मोरल फेलिंग कहलाता है उसका। ठीक है, तो ये मेडिएवल ट्रेजेडी में आपको दिखेगा। एन एग्जाम्पल द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, वो आप बता सकते हैं इसमें। ठीक है, और मार्लोवियन ट्रेजेडी वो होते हैं जो एग्जाम्पलीफाई, अगर आपने क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क पढ़ा होगा डॉक्टर फॉस्टस, उसमें आपने देखा होगा कि ये क्या है। देखिए, ये जो है द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर, ये तो एग्जाम्पल है मेडिएवल का। ठीक है, और मार्लोवियन ट्रेजेडी की बात करें तो डॉक्टर फॉस्टर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। बिकॉज डॉक्टर फॉस्टर्स में आपने देखा होगा किस तरीके से जो डॉक्टर फॉस्टर होता है जस्ट फॉर द शेक ऑफ नॉलेज, उसको नॉलेज चाहिए होती है, ज्यादा पावर चाहिए होती है, इस वजह से वो क्या करता है, एक डेविल के साथ पैक्ट बना लेता है और अपनी आत्मा को उसको दे देता है, वो एक टाइम ऑफ पीरियड के लिए कि इस टाइम तक अगर तुम मुझे सर्व करोगे तो उस टाइम के बाद में तुम्हें अपना सोल दे दूंगा। तो वो एक तरीके का मार्लोवियन वर्क है। ठीक है, मार्लोवियन ट्रेजेडी में आता है। ठीक है, और जो मार्लो की प्रोटैगनिस्ट होंगे वो ऑफन ओवर रीच कर जाते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एस्पायर होते हैं बियॉन्ड देयर मीन्स, मतलब वो अपने, आपने डॉक्टर फॉस्टर्स में ही देखा हो किस तरीके से वो अपने मतलब एलिगिरी दिखाता है उसके अंदर, एक कितना अग्रेशन आ जाता है, तभी तो वो मतलब वो उसके अंदर इतना घमंड कह लीजिए या फिर अपने आप को बहुत ज्यादा समझने लगता है, तो क्या करता है वो कि एक डेविल के साथ भी पैक्ट बना देता है, एट द एंड तो उसकी डेथ ही हो जाती है बिकॉज ऑफ हिज वर्क्स। ठीक है, भले ही वो कितना भी मर्सी की बात कर जाए। तो ये है मेडिएवल और मार्लोवियन ट्रेजेडी के बीच में डिफरेंस। ठीक है, आप एक एग्जांपल देते हुए भी इसको समझा सकते हो, लाइन बाय लाइन आप जरूर पढ़िए, स्किप मत करिए एक भी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं जिसमें आपको डिस्कस करना है एपिसोड्स ऑफ फन एंड ह्यूमर इन मैक फ्लेकन। तो एपिसोड ऑफ फन एंड ह्यूमर की बात करें मैक फ्लेकन की, तो इसमें जॉन ड्राइडेंस का जो मैक फ्लेकन है एक सटायरिकल पोएम है, जो रिडिक्यूलस करता है पोएम थॉमस जो सैडवेल है उनके पोर्ट्रे करता है इसमें इस सारी चीजों को, हिम एज देयर टू द थ्रोन ऑफ डलनेस, की एक तरीके से डलनेस के थ्रोन की तरह इसको पोर्ट्रे करता है। ये जो पोएम है वो फिल्ड विद द ह्यूमर एपिसोड्स बीइंग बिगिनिंग विद द एब्सोर्डस coronation of Sedgwill as the king of nonsense. Dryden uses witty wordplay, ironic phrases, and exaggerate comparisons to mock Shadow's literary abilities। ठीक है, वन ह्यूमर एपिसोड आप डिस्क्राइब कर सकते हो जो सैडवेल्स की जर्नी है,
टू हिज कॉरोनेशन, ये वाला एग्जांपल देते हुए आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो पोएम है ह्यूमर का इनहेंस करता है, बाय ड्रेडेंस का जो यूज है, मॉक हीरोइक पोएम का जिस तरीके से उसने यूज किया है, ठीक है, ये सभी चीजें आप बता सकते हो। देखिए यहाँ पे हम एक एक चीज नहीं समझेंगे कि मॉक हीरोइक पोएम क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, ये यू शुड नो ऑलरेडी, तभी आके आपको ये आंसर इजीली समझ में आएंगे, ठीक है। वी आर जस्ट फोकसिंग कि आपको अपने एग्जाम में आंसर लिखने कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, इंग्लिश के आंसर में खासकर आपको ये मेन आंसर तो लिखना ही है, उसके पहले थोड़ा सा इंट्रो देना है, थोड़ा सा ऑथर के बारे में बताना है, फिर ये लिखना है, और फिर थोड़े अपने वर्ड्स डालने हैं, फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन बताना है, तभी जाके आपका आंसर पूरा कंप्लीट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जिसमें आपको बताना है अटेम्प्ट एंड एनालिसिस ऑफ 18th सेंचुरी इन ब्रिटेनियन यूरोप with reference to English literature. 18th century ब्रिटेन, यूरोप एंड इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो 18th century ब्रिटेनियन और यूरोप was a period of significant social, political and intellectual change, often referred to as the age of enlightenment. जो age of enlightenment था उसको भी आप 18th सेंचुरी ब्रिटेनियन यूरोप इंग्लिश लिटरेचर की तरह बता सकते हैं कि जिस उस समय देखा होगा आपने एनलाइटनमेंट के टाइम पे कितने सारे चेंजेस देखने को मिले थे, एडवांसमेंट हुए थे फिलोसफी में, साइंस में, पॉलिटिक्स में, रीजन में, साइंस साइंटिफिक चीजों में इंक्वायरी हुई थी, इंडिविजुअल में, सभी चीजों में इस एरा में जो है बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट्स देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये एनलाइटनमेंट का एरा था, ठीक है। और आगे आगे आप ऐसे बता सकते हो कि ये जो नॉवल है ऑल्सो इमर्ज एज अ डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म विद ऑथर्स लाइक डेनियल डेफोस हो गए, सैमुअल रिचर्डसन हो गए, हेनरी फील्डिंग हो गए, एक्सप्लोर करते हैं थीम्स को जो सोशल मोबिलिटी, इंडिविजुअलिज्म और कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको डिस्कस करना है लिस्ट सम फीचर्स ऑफ द क्लासिकल एपिक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट रिकाउंट्स द एडवेंचर्स ऑफ अ हीरोइक फिगर। जो भी उस स्टोरी का, पोएम का जो भी हीरोइक फिगर होगा उसके एडवेंचर्स को, सभी चीजों को रिकाउंट करता है, तो ऐसे नैरेटिव, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स होते हैं जिसको क्लासिकल एपिक कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। की फीचर्स इंक्लूड इनवोकेशन टू द म्यूज। देखिए, अच्छा, ऐसे जो हमारे क्लासिकल एपिक्स होंगे ना उसमें आप देखेंगे कि स्टार्टिंग ज्यादातर ये सी होती है कि उसमें ना म्यूज को बुलाया जाता है, इनवोकेशन ऑफ म्यूज होता है, ठीक है। और उसमें एक स्टेटमेंट होता है कि जो पोएम की प्रॉपर थीम होती है उसमें फॉर्मल एलिवेट स्टाइल होता है। द हीरो ऑफ एन एपिक टिपिकली प्रोसेसेस सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली जो ऐसे जो हमारे क्लासिकल एपिक्स होंगे उसका जो आप कह लीजिए प्रोटैगनिस्ट या हीरो कह लीजिए जो होगा ना, उसके पास सुपर ह्यूमन नेचुरल जैसी स्ट्रेंथ्स होते हैं, सुपर ह्यूमन वाले पावर होते हैं उसके पास, और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, वो करेजियस होगा, उसकी जर्नी जो होगी बहुत ही चैलेंजेस से भरी पड़ी होगी, ऐसे जो क्लासिकल एपिक्स होंगे उसमें। ये सारी चीजें हैं जो क्लासिकल एपिक में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इलियड अगर आपने पढ़ी होगी तो इलियड बहुत अच्छा क्लासिकल एपिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। और भी हैं बहुत सारी जिनका आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो जो होमर का इलियड है, ठीक है, तो ये सारी एग्जाम्पल देते हुए आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जिसमें आपको एग्जामिन करना है द बाइबलिकल रेफरेंस इन मिल्टन सोनेट। तो मिल्टन का जो ये सोनेट है इसका नाम, ठीक है, ये ऑल्सो इसको जाना जाता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के थ्रू, जब उनकी ब्लाइंडनेस, उनकी रोशनी चली जाती है, ठीक है। जो कंटेन करता है सेवरल बाइबलिकल रेफरेंसेस को जो अंडरस्कोर करते हैं द पोएटिक स्पिरिचुअल स्ट्रगल को एंड रेजिग्नेशन को, गॉड्स विल की, मतलब वो अपने गॉड्स के विल के, गॉड्स की इच्छा के अनुसार वो चीजें करते हैं। ये जो सोनेट है वो रिफ्लेक्ट हुआ है मिल्टन के ब्लाइंडनेस को लेकर, कि किस तरीके से जो वो अपने ब्लाइंडनेस के ऊपर बताते हैं, उनका कंसर्न है अपने अकॉर्डिंग की ये ही कैन कंटिन्यू टू सर्व गॉड थ्रू हिज पोएट्री की। वो कहते हैं कि भले ही वो देख नहीं सकते हैं बट वो लिख तो सकते हैं, और वो पोएट्री के थ्रू ही गॉड को जो है सर्व करेंगे, ये यही जरिया बच गया है गॉड को सर्व करने का उनका, ठीक है। तो वो चीज वो रोकते नहीं है, ब्लाइंडनेस के बाद भी वो लिखते हैं, ये चीज बताते हैं। मिल्टन का जो फियर है, टैलेंट है राइटिंग के लिए, वो मे बी वेस्ट हो सकता है क्योंकि उनके ब्लाइंडनेस की वजह से, बट ही अल्टीमेटली फाइंड सोलेंस इन द आइडिया दैट दोज हु स्टैंड एंड वेट आल्सो सर्व गॉड। कि मतलब कि ऐसे लोग जो भले ही कुछ नहीं कर पाते हैं पर वो फिर भी वेट करते हैं और खड़े रहते हैं गॉड के लिए, तो वो भी उनका कहना था कि वो भी एक तरीके से गॉड को सर्व ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीजों को एक्सप्लेन करते हुए आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, आई एम डचेस ऑफ
Melfi-Still critically comment on the assertion with reference to the qualities and experiences of his character. Obviously देखिए ये जो ये है I am Duchess of Melfi-Still, ये assertion है by the Duchess of Malfi assertion, ठीक है, जिसमें डिग्निटी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फोर्स जितने भी सीख हैं ऑपरेट करते हैं। थ्रू आउट द प्ले आप देखेंगे कि जो डचेस हैं वो फेस करती हैं एक्सट्रीम एडवर्सिटी को, इंक्लूड बिट्रायल हो गया, कॉन्फिनमेंट हो गया, एंड जो हमारा साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है पर्टिकुलरली एट द हैंड्स जो है ऑफ ब्रदर्स फेर्डिनेंड एंड कार्डिनल, ये सभी चीजें हैं। तो ये जो फ्रेज है I am Duchess of Malfi still is uttered in the face of impending death, signifying her underlying spirit and refusal to be reduced by their cruelty imposed upon her. ठीक है, तो यहाँ पे आप हर डिटरमाइंड टू मैरी एंटोनियो की किस तरीके से वो एंटोनियो से शादी करना चाहती थी, ठीक है, एंड अ मैन ऑफ लोअर स्टेटस आउट ऑफ देयर लेदर देन पॉलिटिकल कन्विक्शन फर्दर अंडरस्कोर हर डिफिक्शन ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के थ्रू। तो यहाँ पे ना आप ये वाली लाइन जरूर नोट करना कि कैसे जो फ्रेज वन है, ये आई एम डचेस ऑफ मेल्फिस्टी, इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है स्पिरिट को, रिफ्यूजल को, जहाँ पे दिखाया गया कि कैसे ये जो पेट्रियार्कल और जो करप्ट वर्ल्ड है वो, सॉरी, वो उसको डिफाइन करता है उसके जेंडर और सोसाइटल स्टेटस के बेस पे। ठीक है, तो ये चीज है, इसके भी पे उसको जज किया जाता है, तो ये चीज यहाँ पे आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इन मैथ प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ वर्लियंस ड्राइडेंस यूज गुड ह्यूमर्ड कंटेम्प्ट एज द सटायरिकल स्टैंस। देखिए सटायरिकल स्टैंस वो होता है जब आप ना किसी को मजाकिया तरीके से उसका आप उसके बारे में बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब उसका थोड़ा सा आप ना, जब आप ऐसा होता है नहीं कि मजाक मजाक में आप किसी की बुराई कर देते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, उन्होंने सटायर किया है उसके ऊपर। तो मैक्सवेल है जो जॉन ड्रायन के ऊपर एम्प्लॉय करते हैं सटायरिकल स्टैंस को, जो गुड गुड ह्यूमर्स को कंटेम्पलेट करते हैं, जिसमें क्या है कि ड्राइडन जो है चॉइस ऑफ द मॉक हीरोइक फ्रॉम अलाउज हिम टू exaggerate Sadwell's and flaw while maintaining a tone of ironical phrases. For example, जो सैडवेल है वो ह्यूमर्स प्ले करते हैं क्राउन्ड एज द किंग ऑफ डननेस, अ टाइटल दैट इज बोथ absurd and fitting given his lack of literary talent। ठीक है, कि कैसे उनका लिटरेरी टैलेंट लैक है उस चीज के ऊपर भी यहाँ पे बिहाफ में दिखाता है। तो आप वीडियो वॉच करके लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें खुद ही समझ में आ जाएंगी, बिकॉज बहुत इजी वर्ड्स का यहाँ पे यूज किया गया है। तो आगे देखते हैं। द पोएम्स ह्यूमर इज एनहांस्ड बाय द आयरॉनिक एलिवेशन ऑफ सैडविल्स mediocrity to the level of epic grandeur. As seen in the mock epic convention, Dryden's employ such as the invocation to the muse, जैसे कि invocation होता है muse का, and the description of Sadwell's regime, ठीक है, तो Dryden approach allows readers to laugh at Sadwell's expenses while appreciates the skillful assertiveness of the satire, ठीक है, the this method reflects Dryden's broader view that satire should entertain as well as critique। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जिसमें आपको बताना है कंपेयर एंड कंट्रास्ट मिल्टन्स प्रेजेंटेशन ऑफ मेन एंड नेचर इन एल एलेग्रो एंड इल पेंसोरोस। ठीक है, तो ये दो ऐसे पोयम है जो जॉन मिल्टन ने लिखे हैं, जो ऐसे वर्क है, ठीक है, जो कंट्रास्ट करते हैं विजन ऑफ ह्यूमन के, मैन के साथ साथ जो नेचर है उनके ऊपर क्या डिफरेंट मोड्स हैं, डिपिक्शंस हैं, उसको ये पोएम्स जो है शेक्सपियरियन के थ्रू ये लाइक यहाँ पे स्पीकर्स के थ्रू, सॉरी, स्पीकर्स के थ्रू यहाँ पे बताते हैं और चीजों को पोर्ट्रे करते हैं। ठीक है, तो इन द स्पीकर इस वाले में की बात करें तो इसमें डिलाइट होता है कि कैसे ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड्स, डॉन कोरस ऑफ बर्ड्स हो गया, बर्ड्स की ब्यूटी हो गई, कोस्टल सेंस ऑफ स्प्लेंडर हो गया, आई होप अपनी पोएम पढ़ी होगी। ठीक है, वाइल, ठीक है, इसमें ये सारे स्पीकर्स ऑप्टिमिस्टिक और एक्सट्रोवर्टेड आउटलुक को बताते हैं। ठीक है, इन कंट्रास्ट आई विल पेंसिल ऑल्सो ऑफन ऑफर्स अ मोर इंट्रोस्पेक्टिव एंड कंपलटेटिव व्यू ऑफ नेचर, की नेचर के व्यू को दिखाते हैं। द स्पीकर जो है यहाँ पे इन दिस पोएम वो फाइंड करते हैं सोलेस और क्वाइट सॉलिडरी एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर इन द वर्ल्ड, की नेचर में, वर्ल्ड में सॉलिडरी एस्पेक्ट्स को वो ढूंढते हैं। ठीक है, वाइल ये जो हमारा सेकेंड वाला वर्क है वो सेलिब्रेट करता है प्लेजर ऑफ सोसाइटल इंटरेक्शंस को, उसमें देखा आपने किसे वर्ड्स माउंटेन्स को ढूंढते हैं, और इसमें सोशल इंटरेक्शंस को देखते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंस को देखा गया है, और ये एम्फेसाइज करता है वैल्यू ऑफ सॉलिट्यूड का, स्टडी का,
स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशंस का, ये सभी चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो मिल्टन का जो रिच और इवोकेटिंग जो डिस्क्रिप्शन है ऑफ नेचर इन बोथ पोएम, जो हाईलाइट करता है प्रोफाउंड कनेक्शंस को, कि कैसी एक्सट्रीमली जो वर्ल्ड है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, उसके अंदर इनर लाइफ है ऑफ द इंडिविजुअल का, मतलब बाहरी दुनिया में अंदर लाइफ किसकी है, इंडिविजुअल की, वो चीज यहाँ पे दिखाई गई है। सो आई होप यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ और पूछना है या कोई ऐसा क्वेश्चन जो मिस आउट हो गया है, आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू मेक पार्ट 2 एज वेल। एंड आप जगह जगह वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। और वी आर वर्किंग ऑन दैट कि वी विल बी एबल टू प्रोवाइड यू पीडीएफ्स एज वेल। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के अलावा किसी और सब्जेक्ट का सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।